हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का चैप्टर नंबर 1, जो कि बात करता है डेफिनेशंस के बारे में। और आज अपन देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, यही दो जो टॉपिक्स थे हमारे, जो बच गए थे हमारे फर्स्ट चैप्टर में। आज इन दोनों टॉपिक्स को फटाफट से अपन कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो पढ़ो मेरे साथ क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। बोल रहा है यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। हमारे एक्ट का नाम क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। यानी हम बात यहाँ पे करेंगे सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड, मतलब वो होता है जहां पे एक सेलर एग्री करता है या ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर कर देता है मतलब इमीडिएटली यहाँ पे सौदा हो गया, ठीक है। बायर ने क्या किया? प्राइस पे किया, और इमीडिएटली सेलर ने क्या किया? उसको चीजें जो भी है, गुड्स जो है, ट्रांसफर कर दी। या हम एक फ्यूचर डेट पे भी हम एग्री करते हैं कि भैया चलो आज नहीं, कल जाके अपन इस गुड्स को, पर्टिकुलर गुड्स को ट्रांसफर कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे एक कार खरीदनी है, ठीक है। अब मैंने अपफ्रंट पैसा लिया, तुरंत तुरंत मैंने कार की डिलीवरी ले ली, ठीक है। मेरे पास पैसा था, मैंने तुरंत तुरंत कार को ले लिया। मान लो मेरे पास पैसा आज भी है, बट सेलर बोलते हैं कि भैया ये वाला मॉडल अभी मेरे पास नहीं है, आप एक काम करो, आपको मैं कार बेचने से मना नहीं कर रहा हूं, आपको क्या करना पड़ेगा, एक महीना आप वेट कर लो, जैसे ही कार हमारे स्टॉक में आ जाएगी हम आपको तुरंत तुरंत क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। तो इस केस में देखो, पहले केस में क्या हुआ? तुरंत ही सेलर ने बायर को ट्रांसफर कर दिया, वेयर द सेलर ट्रांसफर्स। सेकंड केस में क्या था? एक महीने रुक जाओ। क्या यहाँ पे सेलर मना कर रहा है बायर को कि भैया तुमको तो मैं कार बेचूंगा ही नहीं, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे सेलर एग्री कर रहा है, बट क्योंकि उसके पास स्टॉक नहीं है, ठीक है, या कोई भी अदर रीजन हो सकता है जिसके कारण सेलर इमीडिएट तो ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, बट हाँ वो एग्री जरूर कर रहा है कि एक फ्यूचर डेट में आगे जाके मैं आपको जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी गुड्स है, मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। एग्रीज टू ट्रांसफर। तो जब भी कभी सेलर तुरंत ट्रांसफर कर देता है या एग्री करता है ट्रांसफर करने को, क्या? कोई भी प्रॉपर्टी इन द गुड्स, ठीक है, गुड्स में जो भी प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाता है टू द बायर। किसको? बायर को। एक प्राइस के लिए। प्राइस यानी जो भी कंसिडरेशन हमको रिटर्न में मिल रहा है, जो भी डेफिनेशन है, गुड्स क्या होता है, बायर क्या होता है, सेलर क्या होता है, प्राइस क्या होता है, सब अपन ने पार्ट 1 में देखा था। तो बाय एनी चांस आपने मिस कर दिया, चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पे आपको सीएमए फाउंडेशन लॉ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पार्ट नंबर 1 जरूर देख लें। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे सेलर एग्री करता है ट्रांसफर करने के लिए या ट्रांसफर कर देता है क्या? प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ डन एकदम। हाँ जी सर। आगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ जेनेरिक टर्म विच इंक्लूड्स बोथ सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल। ऊपर मैंने आपको बताया दो वर्ड्स लिखे थे, ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब इमीडिएटली अपन ने एक हाथ पैसा दिया, दूसरे हाथ गुड्स लिया। क्लियर हो गया? एग्रीमेंट टू सेल क्या है? एग्रीज टू ट्रांसफर करना क्या हो गया? एग्रीज टू ट्रांसफर करना हो गया मतलब आज हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, बट एक फ्यूचर डेट में हम जरूर से गुड्स को जो है वो ट्रांसफर करेंगे। तो यहीं पे बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक जेनेरिक, एक बेसिक टर्म है, जिसका मतलब है या तो हम इमीडिएट सेल कर देंगे या इन फ्यूचर कभी सेल करेंगे। दोनों भी चीजें इसमें क्या होती है? क्लियर बात है? आगे, under the contract of sale the property in the goods is transferred from seller to the buyer, the contract is called sale। ठीक है, सेक्शन 4(3) of the sales of goods act, also called agreement of sale। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जहां पे भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जहां पे प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर की तरफ, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आगे, where the property in the goods, legal ownership of goods is to be transferred to the buyer at some future date। क्या है? at some future date or on the fulfillment of certain condition in the contract of sale is known as agreement। क्या बोल रहे हैं अपन? जो प्रॉपर्टी है इन द गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं करें, कभी फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कभी फ्यूचर में करेंगे, या कुछ हम ऐसे कंडीशन लगा दे रहे कि भैया जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी अपन जो है प्रॉपर्टी इन द गुड्स को ट्रांसफर कर पाएंगे। याद करो, सेकंड वाले पार्ट में अपन ने पढ़ा था फ्यूचर गुड्स के बारे में या कंटिजेंट गुड्स के बारे में। तो कुछ ऐसी कंडीशन या एक फ्यूचर डेट में ही हम गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट टू सेल। क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट टू सेल। तो दो चीजें यहाँ पे, एक है सेल, सेल यानी इमीडिएटली अपन ने बेच दिया, इमीडिएटली अपन ने प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर दिया। एग्रीमेंट टू सेल क्या है? किसी फ्यूचर डेट पे या सर्टेन कंडीशन के फुलफिल होने पे जब हम प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर करेंगे, इट इज नोन एज एग्रीमेंट टू सेल। तो दो चीजें, एक सेल हो गया, एक हो गया एग्रीमेंट टू सेल। दोनों ही चीजें कहां पे कवर है? दोनों ही चीजें कवर है अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी दो चीजें यहाँ पे होती है, थोड़ा सा नीचे, जैसे यहाँ पे मैं लिखूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसमें क्या हो गया? आपकी दो चीजें कवर हो गई, एक हो गई आपका सेल, एक हो गया आपका सेल, दूसरा हो गया आपका एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल। क्लियर बात है एकदम? सर, सेल का सेक्शन क्या है? तो सेक्शन है इसका 4। एग्रीमेंट टू सेल का भी सेक्शन क्या है? तो एग्रीमेंट टू सेल का भी सेम सेक्शन है 4। यहाँ पे कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है? एकदम इमीडिएटली। कब हो रही है? एकदम इमीडिएटली, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ IMD, एकदम इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है। क्या यहाँ पे इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है क्या? नहीं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं हो रही। तो कब हो रही है? एक
फ्यूचर डेट पे। कब हो रही है? एक फ्यूचर डेट पे। समझ में आ गया? बट दोनों भी कहाँ पे आएंगे? दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आएंगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ो, आगे पढ़ते हैं अपन फटाफट से। क्या लिखा है? where an agreement to sale provides that the ownership of the goods shall be transferred at some future date, it becomes sale when the date arrives। ठीक है, क्या बोल रहा है? अपन एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं? कि ओनरशिप ऑफ द गुड्स एक फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर की जाएगी। जैसे ही वो फ्यूचर डेट आ जाती है, जैसे ही वो फ्यूचर डेट आ जाती है, ये जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है, ये एग्रीमेंट टू सेल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेल में। एग्रीमेंट टू सेल क्या बन जाएगा? हमारा सेल बन जाएगा। क्लियर है भैया? अपन बोले कि आज गुड्स नहीं दूंगा, 10 तारीख को दूंगा। 10 तारीख आ गई, आप गुड्स दे दोगे। अभी तक क्या था? एग्रीमेंट टू सेल था। 10 तारीख आई, आपने गुड्स जो है वो ट्रांसफर कर दिया, प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर दिया, वो हो गया एक सेल, खत्म। आगे लिखा, इफ द ओनरशिप इज टू बी ट्रांसफर ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन, द एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल व्हेन दोस कंडीशन आर फुलफिल्ड। अब अपन बोल रहे हैं कि भैया कुछ कंडीशन अपन ने लगाई। मान लो जहाज से सामान आएगा तो ही मैं डिलीवर करूंगा। अब जहाज से सामान आ गया, आप उसको डिलीवर कर दोगे। तो जब तक जहाज से सामान नहीं आया था, एग्रीमेंट टू सेल था कि भैया सामान आएगा बेच दूंगा, सामान आएगा बेच दूंगा, सामान आ गया बेच दिया, सेल हो गया। एग्रीमेंट टू सेल से क्या हो गया? सेल हो गया। क्लियर बात है? ये भी चीजें कहां लिखी है? सेक्शन 4(3) के अंदर लिखी हुई है। इन सेल बोथ ओनरशिप एंड पोजीशन हैव टू बी ट्रांसफर। जब भी अपन सेल करते हैं तो दोनों ओनरशिप और पोजीशन दोनों हम ट्रांसफर करते हैं। पोजीशन मतलब क्या होता है भैया? कि किसके कब्जे में वो गुड्स रहेगा। ठीक है। ओनरशिप मतलब होता है बिल में नाम किसका है, उसका मालिक कौन है। पोजीशन यानी देख रेख कौन कर रहा है, किसके पास, किसके कब्जे में वो गुड्स अपना पड़ा हुआ है। जैसे घर, घर की प्रॉपर्टी में नाम किसका है? मेरा है, बट मैं इंडिया में नहीं रहता, मैं रहता हूँ दुबई में। मेरे घर की देखभाल कोई और कर रहा है, मेरे घर की देखभाल कोई और कर रहा है। तो ओनर मैं हूं अपने घर का, बट गुड्स जो मेरा घर है वो किसी और के पोजीशन में। गुड्स क्या है? किसी और के पोजीशन में। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। अब मान लो मेरा ही घर है, पेपर पे प्रॉपर्टी पे पेपर पे नाम भी किसका है? मेरा है। घर में मैं ही रह रहा हूँ, देखभाल भी मैं ही कर रहा हूँ। तो घर जो है मेरे ओनरशिप में भी है, मेरे पोजीशन, मेरे पास भी है और मेरे नाम पे भी है। क्लियर हो गई बात? आगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, where the trees were sold so that they were to be cut out and separated from the land and taken away by the buyer, the contract for sale of trees are as movable goods। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ खास यहाँ पे नहीं है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कि अगर एक पेड़ को अपन काट के बेचने की बात कर रहे हैं तो एक कंडीशन लग गई कि भैया जब पेड़ कटेगा मैं तुमको बेच दूंगा, तो एग्रीमेंट टू सेल है। और जब पेड़ कट जाएंगे अपन सेल कर देंगे, खत्म हो गई बात। और ट्रीज क्या है भैया? एक मूवेबल गुड्स की कैटेगरी में यहाँ पे डाला गया जब उसको काट के बेचने की बात की जाए। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। अब देखते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन सेल और एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेल और एग्रीमेंट टू सेल। तो सेल क्या है भैया? इन दिस केस प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली। सेल में जो प्रॉपर्टी है कब हो रही? इमीडिएट, एकदम तुरंत तुरंत ट्रांसफर हो जा रही है। एग्रीमेंट में क्या हो रहा है? फ्यूचर डेट पे होगी, एकदम अपोजिट। ठीक है, तुरंत यहाँ पे कैश दिया, प्रॉपर्टी ले लिया। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगी चीजें। इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। पैसा दिया, गुड्स दिया, बात खत्म। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? एग्जीक्यूट हो गया, रन हुआ, खत्म हो गया। अब ये क्या है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, इन प्रोसेस है। एग्जीक्यूटरी यानी इन प्रोसेस, अभी तक हुआ नहीं है, बातचीत चल रही है, काम जारी है। इट क्रिएट्स राइट इन रेम, और दूसरा है इट क्रिएट्स राइट इन पर्सोनेम। अब राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनेम क्या है भैया? यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, बट बहुत ही ईजी है। राइट इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट द थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने क्या किया? अपन ने पैसा दिया, प्रॉपर्टी ले लिया, मतलब गुड्स ले लिया। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे पैसा दिया, एक नया मोबाइल ले लिया। अब मोबाइल में आ रही है गड़बड़, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास राइट है कि भैया मोबाइल से रिलेटेड मैं कुछ भी इश्यूज मुझे आ रहे हैं तो उसको मैं सॉल्व करवाने के लिए एक्शन ले सकता हूँ। मैं क्या जाऊंगा? दुकान वाले के पास जाऊंगा, बोलूंगा कि भैया ये मोबाइल मैंने लिया था वारंटी पीरियड के अंदर, इसमें दिक्कत आ रही है, मोबाइल को ठीक कर। तो क्या मैं मोबाइल वाले के अगेंस्ट में कुछ केस करूंगा? क्या भी नहीं। मैं क्या करूंगा? मोबाइल के खिलाफ कंप्लेन लेके जाऊंगा। दिस इज व्हाट राइट इन रेम। सेकंड क्या है? राइट इन पर्सोनेम। पर्सोनेम यानी किसी पर्सन के अगेंस्ट में। मुझे यहाँ पे गुड्स मिले नहीं है तो मैं गला किसका पकड़ूंगा? किसी ना किसी पर्सन का गला पकड़ूंगा। क्लियर बात है कि भैया तुम मेरे को गुड्स नहीं दे रहे हो, और उसके चक्कर में अगर मेरे को कोई लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा? मैं सू करूंगा सीधा सामने वाले को। ठीक है, मैं सू करूंगा एक प्रॉपर पर्सन को। तो ये हो गया आपका राइट इन पर्सोनेम। नेक्स्ट इज बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इवन इफ द गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ द सेलर। हमने क्या कर दिया? गुड्स को सेल कर दिया। सेलर ने क्या किया? गुड्स को सेल कर दिया। ठीक है, और बायर के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। बट मान लो गुड्स किसके पोजीशन में? अभी सेलर के पोजीशन में। कैसे? मान लो यहाँ पे मैंने कुछ सामान लिया, मान लो सामान बहुत हेवी था, मैं बोला कि भैया टू व्हीलर में तो आएगा नहीं, एक काम करता हूँ घर से मैं ना कार लेके आता हूँ, उसमें अपन सामान लोड करेंगे और जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, गुड्स बिक गए हैं। गुड्स क्या हो गए? बिक गए। मैंने बिल सब बना लिया, उसकी दुकान में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मान लो क्या हुआ? जब जितने देर में मैं घर से गाड़ी लेके आया उस उतने देर में मान लो गुड्स हो गए चोरी, या गुड्स को हो गया कुछ डैमेज। ठीक है, मान लो मैंने 1 किलो मेरे को क्या लेना था, एक बोरा भर के मेरे को गेहूं लेना था, गेहूं में लग गए चूहे या कीड़े पड़ गए उसमें उतनी देर में। ठीक है, हालांकि गुड्स मेरे को बिक गए थे। पोजीशन में किसके थे? दुकान वाले में, दुकान वाले के पोजीशन में थे। ठीक है, दुकान वाले के पास थे मतलब उसके पोजीशन में थे। बट क्योंकि गुड्स बिक गए थे, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई थी, तो ये जो लॉस होगा वो किसका लॉस है? बायर का लॉस है। ठीक है, किसका लॉस है? बायर का लॉस है। यहाँ पे आप सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि भैया आपको मैंने देखने बोला था, आप देखे नहीं, क्या करते थे। ठीक है, एक बार अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, गुड्स क्या हो गए? सेल हो चुके हैं, भले ही गुड्स पोजीशन में पड़े रहे, भले ही गुड्स पोजीशन में पड़े रहे दुकान वाले के, फिर भी किसका लॉस होगा?
वेयर इज एग्रीमेंट टू सेल में उल्टा है, सेलर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इवन इफ द गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ द बायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बायर रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे कौन है, सेलर रिस्पॉन्सिबल है। एक और डिफरेंस आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कभी भी गुड्स को अपन क्या करेंगे, सेल करेंगे तो अपने को देना पड़ेगा टैक्स, गुड्स को अपन सेल करेंगे तो अपन देंगे टैक्स। कौन सा टैक्स देंगे भैया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी देंगे। बट कभी भी एग्रीमेंट ऑफ सेल होगा तो एग्रीमेंट ऑफ सेल, जब तक गुड्स बेचेंगे नहीं तो उस पर टैक्स थोड़ी ना लेंगे। अब आप बोले कि भैया कुरकुरे लेना है आपको दुकान से, ठीक है, कुरकुरे कितना है, 10 रुपए का है। अब आप बोले कि ठीक है भैया अभी मेरे पास 5 रुपए, एक काम करता हूँ मैं घर से लेके आता हूँ, क्या दुकान वाला अभी से ही सरकार को उसके ऊपर जीएसटी दे देगा, जो भी उसको देना रहेगा? नहीं देगा। हो सकता है आप आओ ही नहीं भाई कुरकुरे लेने, बाद में आपकी मम्मी ने आपको घर से निकलने से मना कर दिया, आप गए नहीं दुकान में, तो दुकान वाला थोड़ी ना जबरदस्ती पहले से सरकार को जीएसटी दे देगा, नहीं देगा। तो गुड्स में क्या होता है, सेल जब हम कर रहे हैं तो इसमें आपको टैक्स देना है। एग्रीमेंट ऑफ सेल, अपन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया आपसे गुड्स ले लेंगे, ठीक है, तब आपको क्या टैक्स देना है? नहीं। जब आपका एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा सेल, तब आप क्या करोगे, उस पर टैक्स दोगे। जब तक एग्रीमेंट है, जब तक सेल नहीं हो रहा है, तब तक इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जैसे ही सेल हो गया आपको क्या देना है, जो भी टैक्सेस बन रहे हैं वो आपको सरकार को। क्लियर हो गया बात? तो एक टैक्स वाला पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर देना, यहाँ पे टैक्स नीड्स टू बी पेड और टैक्स इज नॉट नीडेड, ठीक है, टू बी पेड। क्लियर हो गई बात? सर नीचे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर? सिंपल इजी चीज है, एकदम प्रॉपर तरीके से समझोगे बढ़िया से समझ में आएगा। द टर्म केविएट एम्पटर इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लेट द बायर बी। केविएट एम्पटर क्या है, एक लैटिन भाषा से उठाया हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके मार्केट में जा रहे हो और कुछ भी गुड्स किसी भी प्राइस में कैसे भी उठा के ले आ रहे हो बिना उसको चेक किए, गुड्स में कोई भी डिफेक्ट है और आप बिना उसको देखे उठा के ले आए, घर जाके देखे प्रोडक्ट को यूज किया, आप बोले कि भैया इसमें तो गड़बड़ है, सेलर ने मुझसे चीटिंग की, मैं जाके उसके ऊपर केस करूंगा। क्या ऐसा चलेगा क्या? किसकी गलती है इसमें? बायर की गलती मान। क्लियर बात है? केविएट एम्पटर ये बोलता है कि बायर को अवेयर होना है, बायर को क्या रहना है, अवेयर लेना है, ठोक बजा के चीजों को देखना है, लेना है। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं है कि दुकान वाला ही आपको चीट करने बैठा है, हो सकता है बायर भी सेलर को चीट कर सकता है, बायर भी सेलर को चीट करे। इसीलिए फर्स्ट कंडीशन में किसको अवेयर रहना है, बायर को अवेयर रहना है। लेट द बायर बी अवेयर, केविएट एम्पटर मतलब लेट द बायर बी अवेयर। सर हमने पूरा अवेयर होके, कॉशियस होके हमने गुड्स को चेक किया, बट गुड्स में कुछ अंदर में ना ऐसा हिडन डिफेक्ट था जो हमको ऊपर ऊपर से देखने से पता नहीं चला। हमने घर लाया, हमने प्रोडक्ट को यूज किया, हमको पता चला इसमें गलती है जो ऊपर ऊपर से देखने से समझ में नहीं आ रही थी। तो क्या लॉ हमको तब भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा? अरे नहीं भैया, लॉ तुमको बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगा। लॉ ये बोलता है कि हम प्रोटेक्ट सभी को करेंगे, लॉ बोलता है हम प्रोटेक्ट सभी को करेंगे, बट जो ज्यादा अवेयर होगा, ठीक है, जो ज्यादा नॉलेजेबल होगा, जो ज्यादा कॉशियस होगा, उसको प्रोटेक्शन पहले। जो होशियार होगा, जो दिमाग चलाएगा, उसको हम प्रोटेक्शन पहले देंगे, बाकी सबको भी प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी ना, लॉ में कोई भेदभाव थोड़ी ना है कि इसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, उसको प्रोटेक्शन देंगे, इसको कोई भी हम रेमेडी नहीं देंगे, इसको देंगे, नहीं। लॉ बोलता है अपन सबका ध्यान रखेंगे, ठीक है, सबका साथ सबका विकास अपन करेंगे, बट जो ज्यादा अवेयर है, जो अवेयर है उसको हम क्या करेंगे, पहले प्रायोरिटी में। इसीलिए केविएट एम्पटर लेट द बायर बी अवेयर ये बोलता है कि जब भी आप मार्केट में कोई भी गुड्स लेने जाओ उसको एक बार प्रॉपर्ली चेक करो। आप आंख बंद करके कोई भी चीज कुछ भी किसी भी प्राइस में उठा के ले, अगर बाद में बोलोगे कि सेलर ने चीट किया और सेलर के ऊपर आप केस करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। फर्स्ट चीज में, ठीक है, फर्स्ट टाइम में आपको प्रॉपर्ली गुड्स को क्या करना है, चेक करना। इसके बाद अगर कुछ ऐसा डिफेक्ट निकलता है जो ऊपर ऊपर से आपको नहीं पता, ठीक है, ऊपर ऊपर से आपको नहीं पता या आपको समझ में नहीं आ रहा है उस समय, तब आप जाके सेलर के अगेंस्ट आप एक्शन। क्लियर बात है एकदम? लेट द बायर बी अवेयर, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसको। दिस प्रिंसिपल क्या है? दिस प्रिंसिपल अंडरलाइन द कॉन्सेप्ट दैट इट इज फॉर द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द गुड्स व्हिच ही इज परचेजिंग आर ऑफ द क्वालिटी रिक्वायर्ड बाय द हिम। यानी बायर को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेक कर लेना है कि वो जो गुड्स ले रहा है वो प्रॉपर है, ठीक है, उससे वो कंप्लीटली सेटिस्फाई है, जो क्वालिटी उसको चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। It is a fundamental principle of law of sale of goods and implies that the seller is under no obligation to point out the defects in his own goods। ठीक है, आपको ये मान के चलना है कि सेलर कभी भी गुड्स में जो भी डिफेक्ट है वो आपको सामने से खुल के नहीं बता। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ठोक बजा के चीजों को लेना है और आपको सेलर से आप क्वेश्चन कर सकते हो। मान लो आपने सेलर से पूछा कि भैया इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, देख लो, आप भी चेक करके बता दो। सेलर उसमें चुप रहा, या सेलर को पता है कि इस गुड्स में गलती है, आप देख रहे हो, आपको समझ में आ गया, सेलर आपको मिसलीड कर रहा है कि नहीं ये तो ऐसा होता ही है, तब सेलर की गलती है। बट सेलर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सामने से खड़े होकर बताएगा कि अरे ये वाला मोबाइल नहीं चलता, ये टीवी में ये दिक्कत है, ये टीवी में ये दिक्कत है। अब सेलर हर चीज में फॉल्ट को बताने लगेगा तो भैया वो धंधा कैसे करेगा? ठीक है, वो अपना बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सेलर आपको खुद सामने से जो डिफेक्ट्स है उसके बारे में बताएगा। तो आपको इतना अवेयर होना है कि आपको गुड्स को प्रॉपर्ली चेक करके लेना है। The buyer must take care while purchasing the goods, and if he makes wrong selection, he cannot blame the seller if the goods turn out to be defective or do not serve his। ठीक है, अब आपको पूरा प्रॉपर ध्यान रख के गुड्स को लेना है। आप बाद में सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते अगर उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं है तो। फॉर एग्जाम्पल, आपको करनी है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी,
आपको करनी है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। अब जो प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है भैया, वो उसके लिए प्रॉपर कैमरा आता है, डीएसएलआर कैमरा बोलते हैं, बड़े-बड़े लेंस वाले उसके कैमरे आते हैं। अब आप सोचिए कि नहीं भैया अपन मोबाइल लेंगे और मोबाइल से अपन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करेंगे। आपने मोबाइल लिया दुकान वाले से और आप चले गए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने, आपकी फोटोज़ ही बढ़िया नहीं आ रही है, क्योंकि आपका मोबाइल उस पर्पज़ के लिए स्पेसिफिकली नहीं बना है। अब आप जाके सेलर से ये झगड़ा नहीं कर सकते कि भैया मेरे को तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी थी, मैंने इस मोबाइल के बारे में बहुत सुना था, आप भी बोले इसका कैमरा अच्छा है और इससे तो मेरा काम ही नहीं हो रहा है। तो क्या आप लड़ाई कर सकते हो उससे? आपको खुद पहले चेक करना है कि भैया जिस काम के लिए आप गुड्स ले रहे हो वो उस क्वालिटी का है कि नहीं है, उसका पर्पस सर्व करेगा या नहीं। बाद में अगर बिना सेलर की परमिशन से, बिना सेलर से आप कंसल्ट किए चीज़ों को ले रहे थे और उसका बाद में आपको पर्पस सॉल्व नहीं होता है, आप सेलर से लड़ाई नहीं कर सकते। हाउएवर, द डॉक्ट्रिन ऑफ केवीए टेम्पटर डज़ नॉट मीन दैट बायर मस्ट टेक अ चांस, इट मीन्स ओनली बायर मस्ट टेक केयर। ठीक है? डॉक्ट्रिन ऑफ केवीए टेम्पटर का इतना ही मतलब है कि आँख बंद करके आपको क्या है, कोई भी गुड्स नहीं लेना है, ठोक बजा के केयर के साथ आपको गुड्स को परचेज़ करना है। हाउएवर, दिस रूल इज़ नॉट विदाउट एनी एक्सेप्शन। पहले जब ये रूल आया था इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं था, बट धीरे-धीरे इस पे भी एक्सेप्शन लाया गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम द डॉक्ट्रिन हैज़ बीन कंसीडर्ड टू बी टू अनरीजनेबल फॉर द बायर्स। अब इसमें क्या हो रहा है, बार-बार सेलर कुछ भी हुआ, सेलर बोल दिया भैया केवीए टेम्पटर, कुछ भी गड़बड़ हुआ, सेलर ने कुछ जानबूझ के गड़बड़ किया, बोला केवीए टेम्पटर, बायर को चेक करना चाहिए था। तो ऐसे में बहुत सारी मिसएप्रोप्रिएशन होने लगे, जिसके कारण इसमें अपन ने कुछ एक्सेप्शन लेके आए। वो एक्सेप्शन कहाँ लिखा है? हेंस द लॉ इन सेक्शन 16 रिकॉग्नाइज सर्टेन एक्सेप्शन टू द रूल। अब डॉक्ट्रिन ऑफ केवीए टेम्पटर के भी सर्टेन एक्सेप्शन है, मतलब इन सब केसेस में सेलर अपने हाथ खड़े नहीं कर सकता कि भैया बायर को चेक करना था। वो कौन-कौन से सिचुएशन है देखते हैं अपन। पहला, वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन मेड्स known to the seller the particular purpose for which the goods are required and relied upon the skill and judgment of the seller, and the goods are of description which is in the course of the seller's business to supply, there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for such purpose. Accordingly, seller cannot get any immunity on the grab of caveat emptor. तो प्रीवियस मैंने एग्जांपल दिया उसी को बता। अब हर किसी आदमी से अपन एक्सेप्ट नहीं ये मान नहीं सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको हर फील्ड का नॉलेज। अब आप हो, आपको हो सकता है लॉ अच्छे से आता हो, मैथ्स अच्छे से नहीं है, ठीक है? या आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड सामान का कोई नॉलेज ही नहीं है कि बैट को कैसे चेक करते हैं, प्रॉपर बैट कौन-सा है। कपड़े के मामले में आपको नॉलेज नहीं होगा कि भई एक प्रॉपर जीन्स में हमको क्या-क्या चीज़ देखनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान में लैपटॉप में क्या-क्या फीचर्स होने चाहिए। अब आप मान लो चले गए दुकान वाले के पास, आपने बोला कि भैया मैं अमेज़न जंगल में जा रहा हूँ, मेरे को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, ये मेरा पर्पस है, इस हिसाब से आप बढ़िया कैमरा मेरे को तो कैमरे वाली दुकान में गए और आप क्या करें, पूरा भरोसा करें। आप सामने से सिंपल बोल रहे हो कि भैया मुझे कैमरे का कोई नॉलेज नहीं है, मैं शौक के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जा रहा हूँ, मेरे को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, बढ़िया सा कैमरा आप मेरे को निकाल के दो, जिससे मेरा पर्पस सॉल्व हो जाए। अगर 100 फीट दूर भी कोई मेरे को शेर खड़ा हुआ दिख रहा हो, मैं शेर की फोटो लूँ, पीछे बैकग्राउंड एकदम मस्त ब्लर होना चाहिए और शेर की फोटो एकदम क्लियर आनी चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो, आप पूरा का पूरा अपने सेलर की स्किल और जजमेंट पे डिपेंड कर। अब सेलर ने आपको मान लो एक ऐसा कैमरा दिया कि बोला कि भैया ये वाला कैमरा आपका पर्पस सॉल्व कर देगा। वो कैमरा लेके आप मस्त-मस्त हँसी-खुशी में गए अमेज़न रेन फॉरेस्ट में और आप शेर की फोटो लिए। पता चल रहा है बाद में कि शेर पूरा ब्लर हो गया और बैकग्राउंड एकदम मस्त क्लियर आ रहा है। क्या आपका पर्पस सॉल्व हुआ? नहीं। किसके कारण सॉल्व नहीं हुआ? आप रिलाय कर रहे थे दुकान वाले के ऊपर, सेलर के जजमेंट और स्किल के ऊपर, और उसके कारण अगर आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके कारण आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पे? गड़बड़ हो रही है। अब इसमें सेलर नहीं बोल सकता कि केवीए टेम्पटर बायर को अवेयर रहना चाहिए था, नहीं। जब बायर ने स्पेसिफिकली बता दिया कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं आपकी स्किल और जजमेंट पे बेस्ड हूँ, ठीक है? 100 फीट शेर था, मान लो उसने आपको जानबूझ के ऐसा कैमरा बेच दिया जो सिर्फ 50 फीट तक ही फोटो ले सकता है। उसके बाद सब कुछ जो भी आता है, ब्लर आता है, उसकी रेंज ही नहीं होती। और सेलर ने ये बोल के आपको बेचा कि हाँ भैया ये 100 फीट तक आपको अच्छी फोटो लेके दे देगा। या आपने जैसे-जैसे उसको रिक्वायरमेंट बताई थी कि लो लाइटिंग में फोटो आनी चाहिए और उसने आपको कैमरा सजेस्ट किया और वो काम ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में सेलर केवीएट एम्प्टर को एज़ अ गार्ड, एज़ अ इम्यूनिटी यूज़, क्लियर हो गई बात? हाँ जी। मतलब जब बायर एक्सप्रेसली रिलाई कर रहा है सेलर के स्किल और जजमेंट में, तब सेलर केवीएट एम्प्टर का बहाना नहीं बना सकता। दूसरा है implied condition as to stability where the goods are brought by the description from the seller in the goods of that description। यानी जब आप गुड्स को एज अ डिस्क्रिप्शन देके बता रहे हो कि भैया मेरे को ऐसा-ऐसा गुड्स चाहिए, मुझे एक कैमरा चाहिए, 4 ठोक लेंस चाहिए, मेरा ये पर्पस है, इतना इसकी बैटरी होनी चाहिए, जल्द फास्ट चार्जिंग उसमें होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब सारा आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया। उस हिसाब से आपको सेलर ने अगर कोई गुड्स दिया और वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है, अगेन मान लो आपने बोला फास्ट चार्जिंग वाला कैमरा चाहिए, फास्ट चार्जिंग हो ही नहीं रही है कैमरे में, तो भी केवीएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। दूसरी चीज कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस मतलब जब भी ईटेबल्स के बारे में अपन बात करते हैं, खाने पीने वाली की चीजों, तो आपको जो भी फूड स्टफ्स है, जैसे इन केस ऑफ फूड स्टफ्स एंड अदर गुड्स मेंट फॉर कंजम्पशन, तो भैया वो प्रॉपर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, सड़ा गला कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। इसमें लेट द बायर बी अवेयर वाला चीज नहीं आ सकता। ये आपको किचन में आके देखना चाहिए कि हम प्रॉपर अच्छी तरीके से खाना बना रहे हैं कि नहीं, आपको फूड पॉइजनिंग होगी, आपको देखना चाहिए था कि उसमें कीड़ा है कि नहीं है हमारे खाने में, तो ये चीज नहीं चलेगा। सेकंड, व्हेन द सेलर कमिट्स फ्रॉड। अब सेलर ने जानबूझ के ही फ्रॉड कर दिया, ठीक है? सेलर ने जानबूझ के ही फ्रॉड कर दिया। सेलर का कोई मॉडल नहीं बिक रहा था, उसने बोला कि हमारा टॉप सेलिंग मॉडल है, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा और आपको चिपका दिया। तो इसमें भी केवीएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। दूसरा,
व्हेन देयर इज यूसेज ऑफ ट्रेड, कोई भी डेली बेसिस ट्रेड में सामान हो रहा है जहां पे अगेन बायर को नॉलेज नहीं है, कोई भी गुड्स हो गया आपका डेली बेसिस वाला, जैसे गेहूं की क्वालिटी वाली चीजें हो गई, ठीक है। अब गेहूं भी क्या होता है, बहुत सारी ऐसी क्वालिटी के आते हैं, बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। अब आपको हो सकता है जब आप पहली पहली बार जाओ आपको आइडिया नहीं हो कि कौन सी अच्छी क्वालिटी का कौन सा बेकार क्वालिटी का है। आपने बोला कि भैया मेरे को टॉप क्वालिटी वाला चाहिए, सेलर ने आपको लो क्वालिटी वाला सामान चिपका दिया और हायर रेट आपसे ले लिया। तो यहाँ पे भी क्या है, लेट द बायर बी अवेयर नहीं हो सकता। अब जैसे गोल्ड है, अब आजकल गोल्ड में भी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गोल्ड सिल्वर डायमंड ये सब में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलावटें चीजें हो रही है, बहुत ज्यादा क्या हो रही है, मिलावट हो रही है। तो इसमें सेलर ये नहीं बोल सकता कि बायर को अवेयर होना चाहिए, बायर को पता होना चाहिए कि कैसे कोई सा चीज फ्रॉड है या नहीं है, किसकी कितनी प्योरिटी है ये पता करे। भाई सेलर कोई भगवान थोड़ी ना जिसको देखते ही साथ वो बता दे कि नहीं भैया ये इतना कैरेट का सोना है, इसमें इतनी इम्प्योरिटी है, ये असली सोना है, ये फर्जी सोना है। तो इस सब चीज में भी केविएट एम्प्टर का जो रूल है वो अप्लाई नहीं। हाँ हाँ, तो कब अप्लाई होगा, जब भी कोई भी ऐसा कोई गुड्स है जो सामने से ही आपको दिख रहा है कि इसमें डिफेक्ट है। जैसे मान लो आप कोई मस्त मूर्ति कोई शो पीस लेने जा रहे हो, ठीक है। मान लो एक भैया अपना कपल का एक शो पीस है, उसमें मान लो लड़के का हाथ टूटा हुआ है और ये आपको सामने से दिख रहा है, फिर भी आप अंधे बन के उसको ले आओ और घर में आके आप देखो अरे इसका तो हाथ टूटा हुआ है, और आप जाके सेलर को बोलो कि भैया इसका तो हाथ टूटा हुआ है, क्या सेलर मानेगा उस चीज को, मानेगा। तो कोई भी ऐसा डिफेक्ट जो आपको सामने से एक रीजनेबल एग्जामिनेशन से आपको दिख रहा है, जैसे आप बॉटल लेने जा रहे हो उसका ढक्कन टूटा हुआ है, फिर भी आप बॉटल को ले आओ और फिर सेलर को ब्लेम करो, तो क्या ऐसा चलेगा, नहीं। हाँ, कोई हिडन डिफेक्ट हो जो आपको ऊपर ऊपर से देखने से नहीं पता चल रहा है, तब भैया ये वाली चीजें अप्लाई नहीं होगी। कोई ऐसी कंडीशन हो जहां आप टोटली सेलर पे डिपेंडेंट हो, तब क्या है केवीएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। ऐसी कोई कंडीशन हो जाए जहां पे आपको गुड्स को इंस्पेक्शन करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तब भी केवीएट एम्प्टर यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सेलर बोल रहा है कि भैया क्या आप गुड्स को चेक करोगे, मैं बोल रहा हूँ मेरे भरोसे पे आप लेके जाओ, आप लेके जा रहे हो। या कोई ऐसी कंडीशन है जहां आप एक एक गुड्स को फिजिकली चेक ही नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो आप 500 बोरा सीमेंट मंगवा रहे हो, अब उसमें एक दो बोरे सीमेंट ऐसे हैं जो भैया डिफेक्टिव है, तो 500 बोरे को पॉसिबल नहीं है कि आप उसको फिजिकली चेक करो। तो यहाँ पे क्या हो गया, केवीएट एम्प्टर यहाँ पे मान लो अप्लाई नहीं हो। क्लियर बात है एकदम, हाँ जी सर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ केवीएट एम्प्टर क्या है, ये अपन ने देखा, इसके एक्सेप्शन क्या है ये अपन ने देखा, कौन से सेक्शन में इसके एक्सेप्शन, सेक्शन नंबर 16 में, ये चीज भी अपन ने कवर कर दी। तो इन शॉर्ट आपका जो चैप्टर नंबर 1 है ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये यहीं पे खत्म होता है। आगे अपन कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। इस वीडियो को आपको पसंद आया हो, लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। लाइक और शेयर फटाफट से कर देना बढ़िया तरीके से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।